जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, आप सब अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें अप्रिसिएशन मिलता है। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 95% वोट हासिल कर कौन सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए बशर अल असद, बी करीम अल असद, सी हाफिज अल असद और डी महर अल असद। तो दोस्तों याद रखें कि 95% वोट हासिल कर हाल ही में बशर अल असद सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। सीरिया में लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता मिल गई है। चुनाव में असद को 95.1% मत मिले। उन्हें चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला सालोम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए। नजर डालें दोस्तों सीरिया की तरफ तो आपको बता दें कि सीरिया की राजधानी दमस्कस है तथा यहाँ की मुद्रा सीरियन पाउंड है। साथ ही याद रखें दोस्तों, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो बशर अल असद। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? आपके ऑप्शन हैं ए माहिरा खान, बी असिरता बी ओलेटी, सी कोयली विद्यासरी और डी हिरेश धनसिरी। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर असिरता बी ओलेटी बन गई। दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर असिरता बी ओलेटी भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला हैं, और एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में वह सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान और हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी। कर्नाटक की मूल निवासी असिरता बी ओलेटी, यहां से याद रखें दोस्तों, असिरता बी ओलेटी किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। ने 43वें उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। तो दोस्तों इन्होंने कौन से उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है? तो आपको याद रखना है 43वें। और यह देश की पहली और एकमात्र महिला बन गई हैं जो भारतीय वायुसेना में परीक्षण इंजीनियर, उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। अब दोस्तों आपको वायुसेना के बारे में बता दें तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए हरीश शंकर, बी जया भारद्वाज, सी जगजीत पवाड़िया और डी शंकर भट्टाचार्य। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में जगजीत पवाड़िया को अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारत के पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त और भारतीय राजस्व सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पवाड़िया को अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। वह वियना स्थित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय है। तो दोस्तों याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो जगजीत पवाड़िया हैं। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं। तो इनसे पहले एकमात्र महिला और यह पद संभाल चुकी हैं, और दूसरी महिला कौन है? तो जगजीत पवाड़िया। दोस्तों INCB 3 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण प्रणाली के कामकाज के साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के अनुपालन की निगरानी करता है। नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की तरफ तो आपको बता दें कि इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसके पूर्व अध्यक्ष कार्नेलिस PD जॉन्चरे हैं तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं तो जगजीत पवाड़िया। कौन नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? जगजीत पवाड़िया को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अब यह शपथ ले लेंगे तो यहाँ भी अपडेट कर दिया जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 25 मई, बी 26 मई, सी 27 मई और डी 28 मई। तो दोस्तों याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई महिला स्वास्थ्य नेटवर्क और प्रजनन अधिकारियों के लिए महिला वैश्विक नेटवर्क ने इस दिन का शुभारंभ किया। तो दोस्तों इस दिन का शुभारंभ किन्होंने मिलकर किया? दो संगठनों ने, और दोनों के नाम है लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई महिला स्वास्थ्य नेटवर्क और दूसरा है महिला वैश्विक नेटवर्क
द्वारा इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। यह दिवस 1987 से विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1987 में मनाया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हंगर डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 25 मई, बी 26 मई, सी 27 मई और डी 28 मई। तो दोस्तों याद रखें कि वर्ल्ड हंगर डे हर साल 28 मई को ही मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भुखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन 2011 के बाद से न केवल भुखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कब से मनाया जा रहा है वर्ल्ड हंगर डे? 2011 को। कब मनाया जाता है? 28 मई को। ग्लोबल हंगर, इससे जुड़ी एक और न्यूज देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे दोस्तों। तो आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। तो दोस्तों कुल कितने देशों पर यह इंडेक्स जारी किया गया? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 107 देशों पर, और जिनमें भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 94वें स्थान पर था, जो कि अच्छी बात नहीं है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्य आशीष सेन चौहान को किसका कुलाधिपति यानी कि चांसलर बनाया है? दोस्तों पहले तो क्वेश्चन से ही जो बन सकता है आपको याद रखना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक कौन है? तो आशीष सेन चौहान है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक कौन है? तो यह भी संस्थापक सदस्य थे। कौन? आशीष सेन चौहान। अब इनको कहीं पर कुलाधिपति यानी चांसलर बनाया गया है, तो भाई आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए पटना विश्वविद्यालय, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डी मगध विश्वविद्यालय। तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्य आशीष सेन चौहान को हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कुलाधिपति यानी कि चांसलर बनाया है। आशीष चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्यों की टीम में थे। वह 1992 से 2000 तक एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रहे थे। वर्ष 2000 से 2009 वह रिलायंस समूह के प्रेसिडेंट एवं मुख्य सूचना अधिकारी रह चुके हैं। वह शुरुआती वर्षों में आईपीएल क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस के सीईओ भी रहे हैं। वह 2009 में बीएसई के डिप्टी सीईओ बने थे। तो यह बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डिप्टी सीईओ कब बने? 2009 में बने। 2 नवंबर 2012 को 5 सालों के लिए उन्हें बीएसई का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बनाया गया था। तो नवंबर 2012 से नवंबर 2017 तक के लिए उन्हें फिर से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बनाया गया। और इससे पहले एक्सचेंज के निदेशक मंडल ने 2 नवंबर 2017 से 1 नवंबर 2022 तक 5 साल के लिए चौहान के बीएसई के प्रबंध निदेशक व सीईओ पद का पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी थी। तो दोस्तों आपको यहां से यह भी याद रखना है कि इनको दोबारा चुना गया है। कब? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक व सीईओ पद पर 2 नवंबर 2017 को। कब तक रहेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक और सीईओ? तो 1 नवंबर 2022 तक रहेंगे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्ट्यूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? आपके ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन, बी रघुराम राजन, सी उर्जित पटेल और डी विरल आचार्य। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में अमर्त्य सेन जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इन्हें सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्ट्यूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोस्तों स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आपको सबसे पहले तो यहां से यह याद हो जाना चाहिए, प्रिंसेस ऑफ एस्ट्यूरियस अवार्ड स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता 87 वर्षीय अमर्त्य सेन, तो इनको कौन कौन से, एक तो नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, आपको आगे बताएंगे इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। 87 वर्षीय अमर्त्य सेन को 20 राष्ट्रीयताओं के 41 उम्मीदवारों में से अकाल पर उनके शोध और मानव विकास के उनके सिद्धांत, कल्याण अर्थशास्त्र और गरीबी के अंतर्निहित तंत्र ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए चुना गया था। तो दोस्तों इन्होंने कंट्रीब्यूट बहुत किया है, इसीलिए इन्हें स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो आपको यह पता होना चाहिए। इस पुरस्कार में 50,000 यूरो का नगद पुरस्कार सहित जोआन मिरो की प्रतिमा और एक डिप्लोमा और प्रतीक चिन्ह शामिल है। अब नजर डालेंगे दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अन्य पुरस्कारों की तरफ कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि अमर्त्य सेन को 1998
1998 में। साल याद रखना है दोस्तों कि इनको कब नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इनका क्षेत्र भी याद रखना है कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया। उन्हें 2012 में नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल प्रदान किया गया। तो इनको 1999 में भारत रत्न, 2012 में नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल दिया गया है। और उन्हें 2017 में राजनीति शास्त्र के लिए जॉन स्काइट पुरस्कार दिया गया। तो इनको राजनीति शास्त्र के लिए 2017 में कौन सा जॉन स्काइट पुरस्कार दिया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BBR सुब्रमण्यम को कौन से नए पद पर नियुक्त किया है। आपके ऑप्शन है ए मुख्य प्रवक्ता, बी वाणिज्य सचिव, सी कैबिनेट सचिव और डी सूचना सचिव। तो दोस्तों याद रखें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BBR सुब्रमण्यम, यहां से आप याद रखें कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है, BBR सुब्रमण्यम है। इनको वाणिज्य सचिव के नए पद पर नियुक्त किया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BBR सुब्रमण्यम को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी OSD बनाया गया है। वे 30 जून से वाणिज्य सचिव का पदभार संभालेंगे। सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ से 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो दोस्तों यह किस बैच के IAS अधिकारी हैं, 1987 के। कहां से हैं, छत्तीसगढ़ से। और आपको बता दें कि यह जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं, इससे सेवा मुक्त हो रहे हैं 30 जून को। तो तब से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा वाणिज्य सचिव के रूप में। और इन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए IIT दिल्ली, बी IIT खड़गपुर, सी IIT रुड़की और डी IIT गुवाहाटी। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में IIT गुवाहाटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। दोस्तों आपको बता दें कि घरेलू उपकरणों से विश्व के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 39% का योगदान जाता है। और उसको ही नियंत्रण में लाने के लिए जो पहल चल रही है, उसमें यह स्मार्ट विंडो मटेरियल बहुत ही लाभदायक होगा। इस प्रकार का स्मार्ट विंडो मटेरियल इमारतों के लिए कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफी मददगार होगा। हाल ही के वर्षों में इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए सतत आर्किटेक्चर डिजाइनों पर ध्यान दिया गया है। और इस प्रकार की स्मार्ट विंडो प्रणाली इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। दोस्तों नजर डालेंगे IIT गुवाहाटी की तरफ, तो आपको बता दें कि IIT गुवाहाटी की स्थापना 1994 में हुई थी। इसके वर्तमान में निदेशक गौतम विश्वास हैं। साथ ही यह कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए या किस राज्य में स्थित है, तो IIT गुवाहाटी असम में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए विश्व विज्ञान दिवस, बी विश्व डाक सेवा दिवस, सी विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस और डी विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो दोस्तों याद रखें कि 29 मई को विश्व भर में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता फैलाना है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो आप अच्छे से याद रखें कि इसकी शुरुआत WGO और WGOF के सहयोग से 29 मई 1958 में संपन्न वॉशिंगटन में वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की पहली विश्व कांग्रेस की बैठक में की गई थी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की पहली विश्व कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई, तो वॉशिंगटन में हुई। वॉशिंगटन DC अमेरिका की जो राजधानी है वहाँ हुई। और कब हुई, तो 29 मई 1958 को। और वहीं से शुरुआत होती है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस की। तो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत कब हुई, 29 मई 1958 से शुरुआत हुई है। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखें कि 29 मई को विश्व भर में विश्व पाचन दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस ई-कॉमर्स कंपनी और MGM ने निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं ए फेसबुक, बी अमेजन, सी गूगल और डी फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में अमेजन जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी है, इन्होंने MGM और के साथ मिलकर निर्णायक विलय समझौते करने की घोषणा की है। दोस्तों
इस समझौते के तहत अमेजन 8.45 अरब डॉलर में एमजीएम का अधिग्रहण करेगी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो कि एक ब्रिटेन में स्थित स्टूडियो है एमजीएम, तो इसका अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा किया गया है, तो अमेजन द्वारा किया गया है। और अमेजन ने कितने अरब डॉलर में इसका अधिग्रहण किया है, तो 8.45 अरब डॉलर में इसका अधिग्रहण किया है। एमजीएम स्टूडियोज की स्थापना मार्कस लोय और लुइस बी मेयर ने करीब, तो दोस्तों इसकी स्थापना किस किसने की एमजीएम स्टूडियोज की, आपको याद रखना है, मार्कस लोय और लुइस बी मेयर ने करीब 97 साल पहले 17 अप्रैल 1924 में की थी। तो एमजीएम की स्थापना कब हुई है, 17 अप्रैल 1924 में हुई है, जिसका अब अधिग्रहण किसने कर लिया है, तो अमेजन ने। इसलिए हम अमेजन को भी देखेंगे दोस्तों। तो अमेजन की तरफ नजर डालें तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई तथा अमेजन का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, याद रखें, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं वर्तमान में। दोस्तों सीईओ भी अभी वर्तमान में जेफ बेजोस हैं, लेकिन हाल अभी घोषणा के अनुसार अगले महीने से यानी जुलाई से यहाँ के सीईओ एंडी जेसी हो जाएंगे। दोस्तों आगे आप देखेंगे कि अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई तथा मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न और उसके बाद देखेंगे आज के वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो दोस्तों ध्यान से देखें और वीडियो के अंत तक कनेक्ट बने रहें। अब आपको आखिरी प्रश्न है आपका, निम्न में से किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए अक्षय कुमार, बी सुनील शेट्टी, सी रणदीप हुड्डा और डी रणवीर सिंह। तो दोस्तों याद रखें कि रणदीप हुड्डा को यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। दोस्तों वर्ष 2020 में फरवरी में, तो इनको कब एम्बेसडर बनाया गया था, आपको याद रखना है, फरवरी 2020 में 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संधि के तहत जंगली जानवरों और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एम्बेसडर के रूप में चुने गए रणदीप हुड्डा को एनवायरमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। इनका कार्यकाल तो वैसे फरवरी 2023 तक चलना था एम्बेसडर के तौर पर, लेकिन इनको अभी हटा दिया गया है 2021 में ही, और इन पर कुछ केसेस के चलते। अब देखते हैं आज के वन लाइनर करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज के पहले वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखेंगे कि केरल की नई स्मार्ट किचन योजना 10 जुलाई 2021 तक शुरू की जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मार्ट किचन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना है केरल से। यह केरल में कब शुरू होगी, तो 10 जुलाई 2021 से शुरू होगी। आपका अगला वन लाइनर करंट अफेयर्स है दोस्तों कि 7 लेंसेज फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस, यह एक पुस्तक का नाम है। तो यह पुस्तक किसने लिखी है, आदित्य गुप्ता ने लिखी है, जो कि एक दिल्ली के उद्योगपति हैं और साथ में यह एक पर्वतारोही भी हैं। तो इन्होंने यह पुस्तक लिखी है अपने एक्सपीरियंस पर, 7 लेंसेज फ्रॉम एवरेस्ट लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। किसने लिखी है, आदित्य गुप्ता ने। आज का तीसरा वन लाइनर करंट अफेयर्स है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने पॉकेट से डिजिटल वॉलेट को यूपीआई से जोड़ने के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी की। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपने पॉकेट से डिजिटल वॉलेट को यूपीआई के साथ जोड़ने के लिए किसके साथ साझेदारी की, तो आपको याद रखना है एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है। आपका चौथा वन लाइनर करंट अफेयर है आज का, बंधन योजना को लागू करने के लिए ट्राइफाइड और नीति आयोग साझेदारी करेंगे। तो दोस्तों बंधन योजना को लागू करने के लिए कौन कौन साझेदारी करेंगे, ट्राइफेड और नीति आयोग। देखते हैं आज के अगले वन लाइनर करंट अफेयर्स को भी। तो दोस्तों आपका पांचवा वन लाइनर करंट अफेयर है, अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले भारत के एकमात्र रेफरी होंगे। यह भारत के पहले तो रेफरी नहीं है ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, लेकिन इस साल जो होने वाले टोक्यो ओलंपिक हैं आगामी, उनमें भारत की तरफ से अंपायरिंग करने वाले कुश्ती मैचों में एकमात्र रेफरी कौन होंगे, अशोक कुमार, आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा आपका अगला वन लाइनर करंट अफेयर्स है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही याद रखना है कि निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किसने किया है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने। और यह गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीलेश साय की अध्यक्षता में किया गया है। दोस्तों याद रखें कि कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वर्तमान में कौन है, नीलेश साय हैं, जिनकी अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय
वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। आज का आखिरी वन लाइनर करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र 25 से 31 मई 2021 तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, अच्छे से सुनिएगा कि संयुक्त राष्ट्र 25 से 31 मई 2021 तक गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह मना रहा है। दोस्तों अच्छे से तारीख भी याद रखें कि 25 से 31 मई तक सप्ताह कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और किन के लिए, तो गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ यह मनाया जा रहा है। फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र 25 से 31 मई 2021 तक गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह मना रहा है। वीडियो हमारी दोस्तों यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि बेल आइकॉन प्रेस करना है जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अपना फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें अप्रिशिएशन मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।